Hi, my dear radiants. So, welcome to another episode of Q&K, and I'm back with another one of the most asked questions in the series of CFA only, and that is कि CFA का difficulty level क्या है for the non-math students. So, before starting off the video, I wish you're finding this video in the best of your physical and mental health, because that's the most important thing in the world to do. So, coming back to the question, I'll be coming straight to the answers and my point of view. So, देखो यार, मतलब पहले आई अगेन ब्रेक इट डाउन बाय सब्जेक्ट्स कि किस में आपको थोड़ा हार्ड पुश की ज़रूरत है एंड कौन से मैनेजेबल रहेंगे. स्टार्टिंग ऑफ विद द सब्जेक्ट जिसके नाम में ही मैथ्स है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव मेथड्स. सो आई नो उसमें जैसे कुछ सब्जेक्ट के जो मतलब चैप्टर्स है दैट रिवॉल्व्स अराउंड प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, रिग्रेशन वगैरह, TVM, थोड़ा ऐसे ओवरवेलमिंग आपको लगेगा एट फर्स्ट. बट आई एम टेलिंग यू, जैसे बेसिक चीज़ें होती है ना, अगर आप BA2+ जो ऑथराइज्ड कैलकुलेटर है CFA इंस्टीट्यूट का, एवरी स्टूडेंट ऑब्वियसली हैज़ टू हैव इट. तो उसमें आप स्टार्टिंग से ये हैबिट बना के रखोगे कि ये चीज़ें कैसे आप लिंकअप करके प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस पे, या हर चीज़ को आप प्रैक्टिकल केस स्टडी के तौर पे लेने लगोगे, तो आपको लगेगा कि एक्चुअली में तो ये मैथ्स है नहीं. क्योंकि देखो CFA आपको टिपिकल कैलकुलस इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं पूछता. इट टेस्ट्स यू ऑन लॉजिक एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स. तो मान लो रिग्रेशन की कोई इक्वेशन मैं दे रही हूँ कि भाई एक सेल्स की इक्वेशन है, तो आपको माइंड में आएगा कि भाई सेल्स किस बेसिस पे हो रही है. क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी है, क्वांटिटेटिव भी है, उसकी कॉस्ट के फैक्टर पे, उसके कितना वॉल्यूम ऑफ सेल हो रहा है, उसकी ब्रांड वैल्यू, गुडविल, तो ये सब क्वालिटेटिवली कैसे असेस करें. सो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है जो सेल्स को होने में हेल्प कर रहे हैं. तो ये तो आपको लॉजिक आ गया. अब इसी चीज़ को थोड़े नंबर्स क्रंचिंग के थ्रू समझना का आपको नीड होगी. इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, उन सब का थोड़ा इंटरप्रिटेशन समझ जाओगे. सो इट विल जस्ट बी अ नॉर्मल +2 की मैथ्स जो बेसिक हर किसी ने नॉन मैथ्स स्टूडेंट ने करी हुई है स्कूल टाइम पे. सो इट्स नथिंग मेजर रॉकेट साइंस एज सच. ठीक है. देन आई थिंक इवन बाकी कंसेप्ट्स भी जैसे मतलब कि कैश फ्लोज के रिगार्डिंग हो गए, या प्रोबेबिलिटी मैं टिपिकली मैथ्स में काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि इट इज़ अगेन लॉजिक बेस्ड कि मतलब कुछ भी इक्वेशंस आपको आ रही हैं, बेसिस इक्वेशन थ्योरम पहले तो था. आई एम नॉट लाइक श्योर CFA रिवाइजेज इट दिस ईयर, बट कहीं ना कहीं बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन शुड नॉट बी दैट डिफ़िकल्ट टू क्रैक, क्योंकि उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस हो गए या कुछ भी. तो एक सिचुएशन आपको दी जाती है, सो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इमेजिन करते हो कि ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट होगा, नहीं होगा. थोड़ी टर्म्स को समझना एंड स्टैट्स वुड बी ईजी टू गो विद. इट्स जस्ट थोड़ा कंसिस्टेंसी लानी होगी आपको कि BA2+ से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, हाथ सेट कर लो उस पर कि कैसे क्या मतलब कंसेप्ट्स में कौन सी कीज़ यूज हो रही हैं, ताकि विद प्रैक्टिस यू जस्ट फील लाइक अरे भाई तो कभी लिमिटेशन थी नहीं मेरे लिए बीइंग अ नॉन मैथ स्टूडेंट. सो दैट शुड बी द आइडियल अप्रोच फॉर दिस, बिकॉज क्वान्टिटेटिव मेथड्स में कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली मैथ्स नहीं है. तो you will easily be able to kill it and you won't need to push yourself hard for this subject. देन हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है जो लोगों की नज़रियों में, उसमें उनको लगता है कि इसमें बहुत सारी मैथ्स है, जो कि FRA, जो मेरे नज़रियों में बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि इट इज़ लिटरली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसमें कंसेप्ट्स को आप बस रिलेट करते हो. थोड़ी अकाउंटिंग का एज मिलता है लोगों को जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, मैथ्स से नहीं. उसके अलावा देयर इज़ नो ऐसे स्पेसिफिकेशन की मतलब एक नॉन मैथ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसमें लॉजिक बेस्ड होता है. रेशोज़ का थोड़ा आपको जब अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, देन फार्मूला पे अगेन भी वेरी इजी, बिकॉज रेशोज़ में अगर मान लो इन्वेंट्री टर्नओवर की बात हो रही है, सबको पता है कि अगर मतलब इन्वेंट्री कितनी हम ला रहे हैं, कितनी वो बिक रही है, फिर ला रहे रीस्टॉक कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट फैक्टर इज़ कंसिडर्ड. तो वो COGS डिवाइड होके जो हम एवरेज उसमें इन्वेंट्री लेके कैलकुलेट कर रहे हैं टर्नओवर या कुछ भी कैश कन्वर्जन, कितना कैश मतलब कंपनी एबल टू टर्न आउट अराउंड इन अ गिवन ईयर. ये सब थोड़ी मतलब यार देखो, हर कोई इंसान एक स्टेज पे अपनी पर्सनल फाइनेंस तो मैनेज करेगा ही, फिर चाहे उसमें कोई नहीं पूछेगा कि तुम मैथ स्टूडेंट हो नॉन मैथ स्टूडेंट हो. you will be making your investment decisions for you will be buying policies, you will be making SIPs वगैरह जो भी. तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी बेसिक मैथ्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अंडरस्टैंडिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट इसमें ज़रूरी है. एंड इसमें आप ये नहीं बोल सकते ये मैथ्स वाले को समझेगा, नहीं, ये आपको भी समझेगा. क्योंकि अब देख लो, जैसे कंपाउंडिंग के लिए मैं कुछ भी ले लूँ कि मेरे को आज इन्वेस्ट करना है एंड 10 साल बाद उसकी वैल्यू ये है, तो मुझे आज जाननी है, तो आज की वैल्यू सेम तो हो नहीं सकती. सो 10 साल में ऐसा क्या हो रहा है कि पुल फैक्टर की वो आज की वैल्यू उससे कम है, तो कोई एक रेट होगा, कुछ होगा चीज़, उसका लॉजिक समझो, रिस्क फ्री रेट क्या है, ये सब, तब जाके यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि यू आर एक्चुअली इन्जॉइंग मैथ्स एंड इट्स नॉट अ बिग रिग्रेट ऑन योर एंड कि आपने मैथ्स पहले नहीं ली.
सो दिस इज़ हाउ यू शुड टेक FRA में मेनली आपको US गैप IFRS का डिफरेंस है जो थोड़ा थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल का मिक्सचर है, उसमें कहीं मैथ्स एग्जिस्ट नहीं करती दूर दूर तक। एक सिंपल प्लस डिवीजन को मैं नहीं बोलती कि इट्स मैथ्स एंड वो नॉन मैथ्स वाला नहीं कर सकता। सो दैट्स हाउ आई टेक इट एंड दैट्स हाउ शी परसीव इट एज, इट्स नॉट लाइक दैट डिफिकल्ट अगेन। देन आपका फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स, हाँ ये एक मेजर पोर्शन है जहाँ पर मैथ्स लगती है, अच्छी खासी लगती है बॉन्ड वैल्यूएशंस में, क्योंकि इसमें ईल्ड, ड्यूरेशन, कन्वेक्सिटी वाली वो नंबर्स आ जाते हैं जहाँ कंसेप्ट्स पे आपको थोड़ा ग्राफिकल समझना होता है कि अगर रेट गिर रहा है कितनी वैल्यू बढ़ रही है, अगर रेट बढ़ रहा है तो वैल्यू उतनी गिर रही है जितनी बढ़ रही है या कम गिर रही है। सो थोड़ा उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग जब ग्राफिकल वे से आ जाएगा, ड्यूरेशन, कन्वेक्सिटी वगैरह, तो आई थिंक द फॉर्मूलाज अगेन इट इज़ प्लस माइनस और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का मिक्सचर है फार्मूला। तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले क्या किससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट में क्या एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है। देन आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू अगेन। बट एज आई से कि ब्रेक डाउन दीज प्रॉब्लम्स इनटू एज मच एज पॉसिबल इनटू योर रियल लाइफ केस स्टडीज़ जो आप एवरीडे में डील करते हो। जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है बॉन्ड पे, यू कैन ट्रीट इट एज अ नॉर्मल लोन। देखो लोन सबको समझ आता है, बॉन्ड फिर भी लोगों को लगता है अरे क्या चीज़ है ये सब, तो ये लोगों का काम है। आप भी इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे ऑप्शंस को अगर आप एज एन इंश्योरेंस, मतलब प्लेन फॉरवर्ड ऑप्शंस को तो कर सकते हो यार, मतलब कंसिडर कि कैसे, मतलब अगर मैं किसी चीज़ को के टूवर्ड्स प्रोटेक्शन चाह रहा हूँ तो मैं उसके बदले में कुछ प्रीमियम दे रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं उसको वैसे समझ के करो कि अगर वो चीज़ कभी हुई ही नहीं तो क्या मेरा लॉस बहुत ज़्यादा है या उतना ही लॉस है मेरा जितना का मैंने प्रीमियम दिया है। थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेट करो, प्लस माइनस का इक्वेशंस आपको बैठने लगेगी। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, यू टेक द हेल्प ऑफ ChatGPT, आस्क इट टू जनरेट ईजी फार्मूला और easy example to explain it to a 2-year-old, I mean not 2-year-old, too young and elastic, I mean a school going kid, ठीक है। तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। इंट्यूशन को बिल्ड करोगे सो स्टेप बाय स्टेप यू विल बी एबल टू गेट डाउन टू द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। Then yes, speed and accuracy, as I say, practice makes a man and a woman both perfect. सो स्पीड को टाइमली मैच करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सेम टाइप की प्रॉब्लम्स अलग अलग वे से रोज़ करते रहो। देखो 15-20 मिनट निकालना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, ओके। आपको कोई कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है, यू जस्ट मतलब प्रैक्टिकली सोचो एक बॉन्ड को मैं खरीद रही हूँ तो अभी पैसे जा रहे हैं, माइनस में लगेगा कैश फ्लो एट टाइम 0। देन टाइम 1 पे मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, इनफ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो +20 टाइम 1 पे CF1, देन CF2 पे अगेन मतलब मुझे एक और कैश इनफ्लो आ रहा है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरे को वो कैश फ्लो अगले साल भी सेम ही आएगा। अब मान लो 3rd ईयर में मेरे को बॉन्ड बेचना है या उसका रियलाइज़ कर रहे हो वैल्यू, तो जब बेचोगे बॉन्ड का वो भी अमाउंट तो आएगा। मान लो 50 रुपये का बॉन्ड बेचो और 10 रुपये का डिविडेंड्स, 50 + 10 इट्स 60, दैट्स नॉट इक्वल टू डिविडेंड अमाउंट। सो थोड़ा बहुत ऐसे समझ के सिनेरियोज बनाओ, खुद को ही प्रोजेक्ट्स देते रहो, खुद को ही एग्जांपल्स दे के सॉल्व इट फॉर योरसेल्फ। क्लियर TVM करो, क्या NPV, कंप्यूट NPV, कंप्यूट IRR क्या होता है, थोड़ा आपको इन्जॉय करो। जस्ट डोंट यूज़ इट BA2+ फॉर द प्रॉब्लम्स जो CFA ने लिखी है। बाकी चीज़ को भी समझने की ट्राई करो कि कैसे हम उसके कोरिलेशन निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू, सेकंड, 7 स्टार्ट डेटा, क्या फंक्शंस है उसका, क्या लॉजिक है। बहुत जस्ट यू कैन ईजिली प्ले अराउंड विद देम। आई एम टेलिंग यू, इतनी ज़्यादा फ्री वीडियोज़ हैं यार 1-2 मिनट की यूट्यूब पे। यू गो टू एनालिस्ट प्रेप, यू गो टू IFT, CFA की ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब जो उनका पोर्टल के और भी प्रेप प्रोवाइडर्स के वीडियोज़ हैं, अश्विनी बजाज इज़ देयर, यू हैव फिनट्री, सब ने BA2+ के हाउ टू नेविगेट द पर्टिकुलर कैलकुलेटर बहुत अच्छे से वीडियोज़ बनाई हैं। जस्ट गो फॉलो एंड जस्ट स्किल योर सेल्फ। आई डोंट नो फॉर वॉट यू आर वेटिंग। तो बहुत ईजी रहेगा वो, बस स्टार्टिंग से बना के रखो ताकि एग्ज़ाम तक आप अपने CFA के कैलकुलेटर को एज योर मतलब टूल यूज़ करो, ना कि एज ए लिमिटेशन कि भाई कोई कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन ना आ जाए। भाई क्यों, पैसे खर्चे हैं ना, यूज़ होना चाहिए ना। 3-4 हज़ार रुपये का कैलकुलेटर है, व्हाट डू यू वांट कि इतने 80-100 क्वेश्चंस में से एक सारे थ्योरेटिकल है, सारे रेक्टिफिकेशन तो चलेगा नहीं। समझ के करोगे तो ही यू विल बी एबल टू मेक गुड यूज़ ऑफ CFA का करिकुलम एंड उसकी क्रेडेंशियल्स। देन आई थिंक यही है बेसिकली, स्पीड एक्यूरेसी पे काम करोगे। एंड लास्ट आई थिंक वही है, प्रेप प्रोवाइडर्स के वीडियोज़ को ब्राउज़ करो, थोड़ा समझो, उनके मोटिवेशनल गाइड लो। दे आर मोर एक्सपीरियंस देन मी, आई एम जस्ट शेयरिंग माई लर्निंग्स। सो यू विल बी एबल टू कपल बोथ ऑफ आर व्यू पॉइंट्स टू मेक अ साउंड डिसीजन फॉर योर सेल्फ and just ensure you're building confidence and just don't feel lost यार।
unnecessary. So it's just, as I say, it's about logic, practice and understanding. Make good use of the resources and know the raw math skills. Okay, and then with the right strategy you can really turn entire this weakness into your edge in your best way possible. So I hope I gave you a little insight कि कहाँ आपको नीड होगी या कहाँ थोड़ा बहुत आपको पुशअप करने की नीड होगी जहाँ मेनली फिक्स्ड इनकम एंड वैल्यूएशन साइड ऑफ क्वेश्चंस होंगे. बाकी इट विल ऑल बी वेरी स्मूथ सेलिंग फॉर यू. आई विल बी रूटिंग स्ट्रांगली. अगेन कोई लिमिटेशन नहीं है नॉन मैथ स्टूडेंट्स के. लोग बहुत ही टॉप सीटर भी बैकग्राउंड से आ के CFA परस्यू कर रहे हैं, अच्छे खासे समझ के क्लियर भी कर रहे हैं. सो कैन यू. So if you like this video, please just contribute in whichever way you want, subscribe or whatever. ठीक है. And बाकी I'll keep on the series on, provided how well the response goes. Then yes, I think I'll see you in my next one. Until then, take care of yourself and your loved ones, and I wish you the best.